गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं। सही हैं आप लोग? अच्छे हैं ऐसा मानकर चलो। हम बहुत अच्छे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं इस कोरोना काल में। भाई ऑनलाइन स्टडी, यू आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन डैट कि हमारा लॉकडाउन हो गया, कोरोना चल रहा है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन हो चाहे किताब हो, किताब से पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, मेरी वीडियोस देखिए जो मैं बना रही हूँ, बस ध्यान से सुनिए। फिर अपने नोटबुक में नोट करना है तो अपनी एक किताब ले आइए और फिर किताब से नोट डाउन कीजिए। जो जो टॉपिक आपको याद नहीं होते वो टॉपिक कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होंगे ही, चाहे कोरोना हो चाहे लॉकडाउन कुछ भी हो, एग्ज़ाम तो होने ही है आपके इस साल मार्च में। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। 6.4.2 अब है अपना टॉपिक है पादपों में परिवहन। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 शरीर के सरल यौगिक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुर मात्रा स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क मतलब मिट्टी के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। मतलब इसका ये है कि मृदा के संपर्क वाले अंगों में क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी अगर कम है तब तो ऊर्जा कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से चली जाती है। लेकिन अगर मृदा के संपर्क में आने वाले अंग तथा क्लोरोफिल अंगों की दूरी ज़्यादा है तो शरीर के सभी भागों में आसानी से कच्ची सामग्री फ्लो नहीं हो पाती है। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम पौधों में खाना, खनिज लवण, भोजन और जल इसका आदान प्रदान करते हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम जड़ से खनिज लवण मृदा और अवशोषित करके पौधों के सभी अंगों में पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है पौधों में, फ्लोएम संवहन उत्तक, ये संवहन उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन पत्तियों में बनता है, उसे पूरे शरीर पादप के सभी अंगों में वितरित करता है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं। ये पढ़ चुके। अरे मैंने ये टॉपिक दोबारा पढ़ा दिया आपको, कोई नहीं, दोबारा पढ़ लीजिए। जल का परिवहन भी आई थिंक हो चुका है। जल का परिवहन जाइलम ऊतकों में, ये मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, आपको दोबारा पढ़ाने लगी हूँ। कोई नहीं, आप लोग दोबारा पढ़िए, याद हो जाएगा अच्छे से। जल का परिवहन जाइलम ऊतकों में जड़ों, पतनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन, ये जल मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसको अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बस आप ध्यान से सुनिए। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं।
क्रियाकलाप 6.9 ये प्रैक्टिकल है। लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले 2 गमले लीजिए। एक में पौधा लगा दीजिए तथा दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा दीजिए। दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए जिसमें नमी का वाष्पन ना हो सके। और करना क्या है, दोनों गमलों को एक को पौधे के साथ तथा दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट से ढक दीजिए। क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं? देखते हैं क्या होता है। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, मतलब पूरा जल मिल रहा है पौधे को, तो जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। क्योंकि जाइलम सब में जल, मृदा, खनिज लवण, खनिज शोषण, खनिज पदार्थ, मृदा, प्रकाश और जल सब जाइलम पहुंचाता है। फ्लोएम तो सिर्फ पत्तियों में जो खाना बनता है उस खाने को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनता है वो उससे पूरे पौधे में पहुंचाता है, फ्लोएम। ये सब दोनों क्या है, संवहन उत्तक है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये संवहन उत्तक तंत्र है, जाइलम और फ्लोएम पौधों का, प्लांट्स का, पौधों का, पेड़ का। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा कई बार एग्जाम में आ जाती है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये देख लीजिए, आप लिखा हुआ है पादप के वायवीय भागों द्वारा। पादप में इतने सारे रंध्र होते हैं, रोम में, तने में, जड़ में, पत्तियों में। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, आपने देखा होगा पौधे की पत्तियों पे बूंदे बूंदे आ जाती हैं, ओस पड़ती है तब, तो इससे क्या होता है, ये वाष्प बन जाता है पानी में, धूप में, पानी में वाष्प बन जाते हैं ये। तो जितना उसमें जल होता है पेड़ पौधे में, तो पादप को जैसे अपने पसीना आता है उसी प्रकार से जल की हानि पादप में, प्लांट में होती है। जल की हानि बूंदों के रूप में। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ के पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। भोजन जैसे चित्र में दिखाया गया है, जल वाष्प, ये एरो लगा के दिखाए गए हैं। ये जड़ से जाइलम सब कुछ ग्रहण कर रहा है, मृदा से जल, खनिज लवण, और पूरे पौधे में पहुंचा रहा है। एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति, और जल कैसे निकल जाता है, पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। एक्स्ट्रा पानी इनकी पत्तियों द्वारा पौधों के ऊपर जल की बूंदें आपने देखी होंगी, वो वाष्पोत्सर्जन होता है, जल का निकलना, एक्स्ट्रा वाटर का बाहर आना। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, क्या लिखा है इस डायग्राम के नीचे, चित्र 6.12 एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति। आप चाहें तो इसका डायग्राम बना के देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। पहले ही बता दिया मैंने, पौधे का संवहन के खाने का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम क्या करता है, अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो हमारे शरीर में और पौधों में अमीनो एसिड की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। जो पदार्थ मिट्टी से प्राप्त हो रहे हैं उन पदार्थ की बात की जा रही है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह उत्तक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। देखिए क्या बात बताई जा रही है, जाइलम द्वारा परिवहन होएगा, मिट्टी से सारे खनिज लवण और मृदा से जो भी प्राप्त हो रहा है, प्रकाश, धूप, सब जाइलम जड़ों से लेके
मृदा और खनिज लवणों को लेकर पूरे शरीर में जा रहा है। तो जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, इससे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी तो एक एनर्जी का नाम है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो एनर्जी को, पौधे में एनर्जी को एटीपी के रूप में लेते हैं। ठीक है, यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, ऊतक का परासरण दाब, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए वसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन आ गए, प्रश्न 5 क्वेश्चन आ गए हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? हमारे शरीर में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं पता है? मुख्य संवहन तंत्र कौन सा होगा मानव में? एक तो हृदय, एक अमाशय, छोटी आंत बड़ी आंत, लीवर, अग्नाशय, ये हो गए वहन तंत्र। मुख गुहा से तो भोजन अंदर जाता है तो शरीर के सभी भागों में पहुंचता है, जैसे कि अमाशय हुआ, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हो गया। और इसी तरीके से वहन तंत्र दूसरा क्या हो जाएगा? यही हो गए वहन तंत्र। मुख गुहिका, ग्रसिका, ग्रसनी, अमाशय, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, बृहदांत्र, शुद्धांत्र, मलद्वार, ये सभी वहन तंत्र के घटक हो गए। इन घटकों के क्या कार्य बता ही दिया था। मुख से खाना जाता है, ग्रसिका से ग्रसनी में जाता है, मुख गुहा में पहुंचता है, इससे फिर अमाशय में जाता है, अमाशय से अग्नाशय, फिर लीवर में ट्रांसफ़र नहीं होता है, खाना नहीं जाता है लीवर में। लीवर हाँ, लेकिन इफेक्ट जरूर करता है। लीवर से इफेक्ट हमने सुना होगा, लीवर ख़राब हो गया लोगों का। लीवर ख़राब कैसे होता है? ज़्यादा तेल चिकने पदार्थ खा जाते हैं तो लीवर ख़राब हो जाता है। लीवर अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जिससे हमारा शरीर पाचन हो जाए। तो हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाले चिकने और मिठाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये वहन तंत्र के घटक हैं, इनको संभालने के लिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो वह इन घटकों के कार्य पता ही है आपको। मुख गुहा से खाना गया, ग्रसिका में गया, मुख गुहा में गया, ग्रसनी में जाएगा, अमाशय में जाएगा, अग्नाशय, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर जो पचने योग्य है वो तो पच जाएगा और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है। स्तनधारी, दूसरा क्वेश्चन, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? स्तनधारी तथा पक्षी तो अलग होते ही हैं, पक्षियों में स्तन थोड़े ना होते हैं, नहीं होते हैं, तो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग कर सकते हैं। स्तनधारी में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और पक्षियों में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया तो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित मतलब O2 CO2 को ले जाने का माध्यम अलग होता है। स्तनधारियों में O2 CO2 को ले जाने वाला माध्यम हीमोग्लोबिन होता है और पक्षियों में अलग होता है। पक्षियों में कौन सा है वो आगे आ जाएगा। पक्षियों में रुधिर को तंत्र अलग होता है, ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को ले जाने वाला में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जगह दूसरा घटक पाया जाता है। ठीक है, तो स्तनधारियों में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग ले जाता है, पूरे शरीर में लेकर आता है और शरीर से लेकर जाता है। हृदय से पूरे शरीर में जाता है और सारे अंगों से, धमनी से मैंने बताया था, धमनी से तो पूरे शरीर में जाता है। हृदय से निकलकर रक्त पूरे शरीर में धमनी के द्वारा जाता है और शिराएं क्या करती हैं? सभी वाहिकाओं से रुधिर लेके हृदय में पहुंचाती है वापस। तो धमनी और शिरा स्तनधारियों में होती है और हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है और पक्षियों में अलग होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? उच्च संगठित पादप में मतलब बड़े में वहन तंत्र के घटक वही हैं, संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम, सीधी सी बात है। और अन्य क्रियाएं भी होती हैं जिसके द्वारा वहन तंत्र बनता है। क्योंकि बड़े पौधे में अंग दूर दूर होंगे, क्लोरोफिल तथा दूसरे अंग जाइलम फ्लोएम वाले दूर दूर होंगे, तो उसमें वहन तंत्र के अलावा अन्य क्रियाएं भी होती हैं जो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के लिए करने के लिए आवश्यक है। जाइलम फ्लोएम एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, इनका आंसर वैसे तो जाइलम फ्लोएम होगा। जाइलम फ्लोएम के बारे में आप वर्णन लिख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है कि जाइलम कैसे ले जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, खनिज लवण, मृदा से सब कुछ लेता है, और फ्लोएम पत्तियों से बनाए गए भोजन को पूरे शरीर के अंगों में पहुँचाता है। ये पूरा आप डिस्क्राइब करके इस आंसर में लिख सकते हैं, तीसरे के आंसर में। चौथा क्वेश्चन है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? कैसे होता है? जाइलम के द्वारा होता है, सीधी सी बात है।
और इसकी इसी में डिस्क्राइब करके लिख दो कि जाइलम फ्लोएम कैसे काम करते हैं, जो मैंने पढ़ाया आपको। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भोजन का स्थानांतरण पत्तियों में बनता है और पत्तियों से जाके पूरे शरीर में पहुंचा जाता है। उत्सर्जन नहीं किया। उत्सर्जन हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अब आ गया उत्सर्जन तंत्र, मतलब पचने योग्य भाग भोजन पच गया और जो बाकी बच गया उसका उत्सर्जन कैसे होगा। यह जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन वह कहलाता है। ठीक है, ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें खाने योग्य भोजन तो पच जाता है लेकिन बाकी बचा हुआ हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन हो जाता है, जिसे उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जैव प्रक्रम में जीवन की प्रक्रिया में विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में मिश्रित कर देते हैं, जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन क्या होता है? मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र होने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। तो ये बता दिया उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है। एक जोड़ा वृक्क मतलब दो किडनियाँ, एक मूत्रवाहिनी जो इस डायग्राम में दिखाई गई है, एक मूत्राशय, दो मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय। ठीक है, एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क अधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आता है तथा यहाँ जब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। महाधमनी, बाह्य वाहिनी, शिरा, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, वृक्क शिरा, वृक्क। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर निकालना है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों जो तो वेस्ट मटेरियल है जो अपने पेट का खाने के बाद उसको छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। अपने फेफड़े में तो CO2 रुधिर से ब्लड से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यह है, देखो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। बाईं वृक्क, धमनी, बायां वृक्क, बाईं वृक्क शिरा, महाधमनी, बाईं मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्राशय मार्ग, श्वसन में जिन्हें वृक्काणु इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक वृक्क में अनेक ऐसे निस्यंदन होते हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क ये हैं, ये किडनियाँ दो काजू के शेप की। बाईं वृक्क धमनी के पास में जो प्रत्येक वृक्क में ऐसे निस्यंदन अनेक होते हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। इनके अंदर नेफ्रॉन होता है। बोमेन संपुट का डायग्राम आ गया है। ये आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा और प्रचंड मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जन करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला यह मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे तो मूत्राशय पेशीय होता है। अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। ये रहा कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क शिरा की शाखा, वृक्क धमनी, संग्राहक वाहिनी, वृक्काणु का नलिकाकार भाग। ये रहा इसका डायग्राम कि किडनी में कैसे मूत्र बनता है, मूत्र का फिल्टर होता है और उत्सर्जन एक वृक्काणु की रचना है। ये नेफ्रॉन ऐसे अनेक वृक्क में होते हैं। किडनी में कृत्रिम वृक्क अपोहन मतलब हटाना
ऑपरेशन जो हो जाता है, धमनी से पंप का मार्ग, चयनित पारगम्य झिल्ली की नलिका उपकरण से शिरा का मार्ग, अपवहन के लिए ताज़ा विलयन, अपवहन के बाद का विलयन, यूरिया तथा अतिरिक्त लवण। उत्तरजीविता के लिए एक वृक्क जैव अंग है। यह ऐसा डायग्राम क्यों दिया गया है? ऐसा डायग्राम इसलिए दिया गया है, देखते हैं ना, किसी ने किडनी दान कर दी, किसी ने ये कर दिया, तो अपने जीवन के लिए किडनी है क्या, हर एक अंग बहुत ही आवश्यक है। कोई ब्लड डोनेट करता है, कोई किडनी डोनेट करता है, तो इसी इन सब चीज़ों से एक दूसरे का जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए डायग्राम बताया गया एक हॉस्पिटल के थ्रू। कृत्रिम वृक्क अपवहन। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है, किडनी जैव अंग है उत्तरजीविता जीने के लिए। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क की क्रियाशीलता को कौन करता है? वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह, कम ब्लड का जाना वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देता है। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, मतलब एक आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। अगर ये काम ना करे तो तभी तो बोलते हैं किडनी दान कर दी, उसने किडनी ले ली, वगैरह वगैरह। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। अपवहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपवहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद मिश्रण द्वारा अपवहन द्रव्य में आते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है, इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषित हो जाता है। विचार करें, पादपों में उत्सर्जन। अंगदान। अंगदान एक उदार कार्य है, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दान दाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जाता है। अंग और उत्तक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण हो सकता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। अधिकांश अंगदान व उत्तक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और उत्तकों का दान दाता के जीवन होने पर भी किया जा सकता है। तो ये किताब में जो ये विचार करें, ऐसे ऑरेंज कैलेंडर के रूप में जो टॉपिक दिए रहते हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इन्हें याद करना होता है। इसी में से आपको आंसर बना के अगर लिख देंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसा ही भी लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। पादप में उत्सर्जन। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट पादप उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो वृक्काणु की रचना ये दिखाई थी मैंने आपको। वृक्काणु की रचना इधर गया, ये रहा वृक्काणु। ऐसा होता है वृक्काणु, ठीक है, ये होता है वृक्काणु। वृक्क की धमनी, शाखा, वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, कोशिका, कुछ ग्लोमेरुलस, बोमन, संपुट, वृक्काणु का नलिकाकार संग्राहक वानी। ये डायग्राम बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये वाली। जैसे एक वृक्काणु की रचना, इसकी क्रियाविधि इधर दे ही रखी है, ये ऐसे काम करता है इसके पास में, और ये डायग्राम है। अब देखिए, वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि बुक में सीधी दे रखी है। तो ये चैप्टर खोलिए और पूरा डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, और क्रियाविधि दी हुई है, पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख कर आएंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, 100 आउट ऑफ 100 साइंस में। अगर ऐसे डायग्राम अच्छे होने चाहिए साइंस में, और जो लिखा है वो क्लियर एंड क्लीन होना चाहिए। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं?
उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए, देखिए उत्सर्जी पादप से छुटकारा पाने के लिए पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्योंकि पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप वाष्पोत्सर्जन विधि का उपयोग करते हैं। और CO2 का बाहर निकलना भी उत्सर्जी पदार्थों का निकलना होता है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? मूत्र बनने की मात्रा का नियमन ये है कि जितना अपन पानी पिएंगे उतना फिल्टर होके बाहर आएगा। तो जितना पानी पीते हैं उतना ही मूत्र बनने की मात्रा का नियमन इस प्रकार ही होता है। वो फिल्टर जो किडनी में होता है, किडनी फिल्टर करके जो अच्छा पानी है उसे तो पानी पीने में योग्य लेती है, और वेस्ट उसका मूत्र बन जाता है और बाहर आ जाता है। आपने क्या सीखा? विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा वायु ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोगी करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना है। विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन शुद्धांत्र में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। ये सभी वही बातें हैं जो मैंने पहले आपको समझा दी हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म में दिया है। आपने क्या सीखा? श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिससे ATP का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। तो श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है, मतलब एरियल और नॉन एरियल, मतलब श्वसन हवा से हो सकता है या फिर पंखा वगैरह से हो सकता है, या अवायवीय पेड़ पौधों से मिलता है ऑक्सीजन, या फिर पंखा से मिलती है, कूलर से मिलती है, AC से मिलती है। वायवीय श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जित उत्पाद शरीर के पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती हैं। उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज, लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन, संवहन, उत्तक का कार्य है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ विलय नाइट्रोजन यौगिक के रूप में व्रकाणु द्वारा निकाले जाते हैं। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं, या गोंद या रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जाता है, या ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। अभ्यास: मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। इसका आंसर होगा उत्सर्जन C। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम जल का वहन आएगा, इसमें A आएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? देखिए इसमें तो आएगा C उत्सर्जन, और दूसरे में आएगा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन A। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। इसमें आएगा D उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण इन तीनों की प्रेजेंस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। ठीक है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। पाइरूवेट के विखंडन से क्या होता है? मतलब 3 कार्बन वाले अणु 6 कार्बन वाले अणु से 3 कार्बन वाले अणु से पाइरूवेट बनता है। उसके विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक केंद्रक किसमें होती है? यह क्रिया होती है अपनी कोशिका द्रव्य या हरित लवक में होती है। ठीक है, हरित लवक। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? ये प्रक्रम कहाँ होता है? वसा का पाचन हमारा लिपिड का अमाशय में ही होता है, अमाशय में। और क्या? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार की भूमिका से ही इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट उसी से आता है कि हमें ये खाना खाना है या नहीं। तो लार में लाइपेज एंजाइम होता है, तो उसी के पाचन में लार की भूमिका है, जिससे हमें इंटरेस्ट आता है कि हमें खाना खाना है या नहीं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और इसके उपोत्पाद क्या हैं? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तो है क्लोरोफिल, प्रकाश, जल, ये आवश्यक परिस्थितियाँ। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है? वायवीय मतलब हवा और पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करना है। अवायवीय जल में या फिर पंखे आदि से हवा प्राप्त करना, ये अवायवीय श्वसन। हवा में जो श्वसन हो रहा है, हवा में, शुद्ध हवा में, वो पेड़ पौधों के द्वारा होता है, और अवायवीय जल में होता है। कुछ जीवों के नाम लिखिए तथा इनमें अवायवीय श्वसन होता है। जीवों के नाम ये रहे: वायवीय मनुष्य, जानवर, और कुछ, और अवायवीय में जलीय जीव, मछली, हाइड्रिला प्लांट्स, ये हो गए उदाहरण। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार विकल्पित हैं? तो गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं जो हैं, कूपिकाएं क्या करती हैं, किस प्रकार अभिकल्पित हैं? गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं बहुत ही भागों में बटी रहती हैं, बहुत सारी होती हैं। एक जाल बिछा होता है फेफड़े में पूरा, इस तरह तो अंगूर के दाने के समान बनी रहती हैं। छोटे 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 बहुत सारे कूपिकाएं होती हैं, बहुत सारी।
जो पूरे क्षेत्रफल में फैली होती हैं। फेफड़े में गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं इस प्रकार अभिकल्पित हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से हमारा ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 अच्छे से जा नहीं पाएगी, जिससे वहन नहीं होगा। ऑक्सीजन और CO2 का वहन नहीं होगा तो हमारा शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। अगर ब्लड ही सब में अच्छे से नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन और CO2 हमारे ब्लड में नहीं जा रही है, तो फिर हीमोग्लोबिन की कमी से हमारा शरीर जाम पड़ सकता है। हमारा शरीर काम नहीं करेगा अगर ब्लड कम होगा तो, थकान जल्दी महसूस होगी और हम काम नहीं कर पाएंगे। ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी से, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन और CO2 का वहन करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है ऑक्सीजन और CO2 को। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। दोहरा परिसंचरण तंत्र हार्ट के द्वारा ही समझाया जा सकता है। हार्ट का डायग्राम बनाइए, पूरा हृदय का पूरा डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, और उसके बारे में जितना भी किताब में दिया हुआ है पूरा लिखना होगा आपको। हृदय दोहरा संचरण परितंत्र की व्याख्या की, उसमें दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद होता है, निलय होता है, बायां आलिंद होता है, बायां निलय होता है, धमनी होती है, शिरा होती है। ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसलिए किताब से ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? अरे जाइलम मिट्टी से सिर्फ मृदा और खनिज लवण लेता है, और फ्लोएम जो है वो सिर्फ पत्तियों से बने प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है पौधे के। फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो फुफ्फुस में कोशिकाओं की क्या आवश्यकता होती है, उसकी रचना, और ये मैंने दिखाया था आपको डायग्राम ऊपर। वृक्काणु और नेफ्रॉन, इसकी क्रियाविधि पूरा लिख देना, पूरा लिखना पड़ेगा। वृक्काणु और वृक्क की कोशिकाओं की जो ऊपर दिया गया है। CBSE क्लास 10 स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 में प्रिंटेबल वर्कशीट, अनसीन पैसेज, ये है ऑनलाइन क्लासेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10 में, मतलब जो डेस्क वर्क वगैरह आती हैं वो, प्रिंटेबल वर्कशीट्स फॉर क्लास 10, अनसीन पैसेजेस फॉर क्लास 10। ये आपको अच्छे से पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है।